हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आरएस जंक्शन चैनल पर। तो 26 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इस कक्षा की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका नाम है सही खाओ अभियान। तो दोस्तों, खान पान के अंदर जो मिलावट की समस्याएं बढ़ती जा रही है और जो हमारा जो फूड पैटर्न है उसमें जो बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से हमें गंभीर समस्याओं का वर्तमान में सामना करना पड़ रहा है, उसी को सही करने के लिए सही खाओ अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें 100 जिलों का चयन जो है केंद्र सरकार कर रही है और इसमें राजस्थान के कुल 4 जिले जो हैं उन्हें चयनित किया गया है। ये 4 जिले कौन से हैं उन पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं और ये अभियान क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, ये दोनों मिलकर के चलाएंगे पूरे देश भर में। इसमें किया क्या जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्लीन स्ट्रीट फूड स्ट्रीट बनाई जाएंगी। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर साफ सुथरा, बेहतर और गुणवत्ता युक्त भोजन मिलता हो। तो शुद्ध और स्वच्छ पारंपरिक खान पान को बढ़ाने के लिए जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर, ये जो 4 बड़े शहर हमारे देश राजस्थान के हैं, उन चारों में ही इस तरह के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए हर जिले को 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं राजस्थान में पहले ही ऐसे बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें चौपाटीज़ के माध्यम से, ठीक है, और ईट राइट जो फूड प्लेसेस हैं उनके माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि बेहतर भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तो राजस्थान के 4 जिले इसमें चयनित किए गए, देश भर से 100 जिलों को इसमें चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेलवे स्टेशन राजस्थान का चौथा ईट राइट रेलवे स्टेशन बन गया है। तो दोस्तों, फसाई जो है, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है ईट राइट प्लेसेस का। ये रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, ये कोई बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ये कोई शहर हो सकते हैं जिनमें कोई विशेष ऐसा स्थान हो जहाँ पर भोजन मिलता हो, उनको इस तरह का अवार्ड दिया जाता है। तो 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग इसमें मिलती है। और राजस्थान के जयपुर में जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, ये चौथा ऐसा स्टेशन बन गया जिसे अब ईट राइट रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ से जुलाई 2022 में जयपुर जो है उसको सबसे पहले ईट राइट रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया था। उसके बाद में अलवर और अजमेर, इन दोनों को भी दिया गया था। तो 4 अब तक हमारे यहाँ पर से ऐसे ईट राइट रेलवे स्टेशन बन चुके हैं। तो खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण फसाई जो है उसके द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। इनमें होता क्या है, इसमें जो मानक हैं उनको यहाँ लागू करना होता है, जितने भी फूड स्टॉल्स होते हैं, और उनमें फूड की क्वालिटी, हाइजीन, स्वच्छता, इसके अलावा जो गुणवत्ता है, उन सभी चीज़ों को देखा जाता है। गांधीनगर को 2 वर्षों के लिए दर्जा मिला है, तो सभी को 2 वर्षों के लिए ही दिया जाता है और उसके बाद में इसकी समीक्षा होती है। और इसी तरह के कई स्टेशंस जो है पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं जहाँ पर बेहतर गुणवत्ता युक्त भोजन मिलता हो। आगे बढ़ने से पहले राजस्थान करंट अफेयर्स का जो हमारा पीडीएफ है मंथली, वो आपको मिलता है हमारे आरएस जंक्शन ऐप पर। इसके अलावा आरएस परीक्षा की तैयारी में आपको और भी बहुत से कोर्सेज वहाँ पर मिलते हैं जिनका आप लाभ वहाँ ले सकते हैं। उनमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स की टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर आपका इकोनॉमिक रिव्यू का कोर्स हो गया, और छोटे छोटे नोट्स मेंस के लिए, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो वो सब आप आरएस जंक्शन ऐप पर जा करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में 24 अप्रैल से इंटरनेशनल स्किल सेंटर की शुरुआत की गई है। तो पूरे देश भर में जो है 30 अलग अलग स्किल सेंटर्स जो हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, और भुवनेश्वर में ऐसा सबसे पहले स्किल सेंटर खोला गया था और ये अप्रैल 2022 में खुला था, ठीक है। इसी में से एक राजस्थान में भी खुल रहा है, सीकर में। सीकर जो है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है रामू का बास। तो यहीं पर 24 अप्रैल को सीकर के रामू का बास में इंटरनेशनल स्किल सेंटर को शुरू किया गया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हमारा है उसके अंतर्गत। तो ये एक विशेष कॉरपोरेशन है जिसका काम है देश भर के जो युवा हैं उनको स्किल युक्त, गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदान करना और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। तो इस सेंटर से विदेशों में, इंटरनेशनल सेंटर है इसलिए यहाँ से विदेशों में जो कंपनियाँ होती हैं उनमें प्लेसमेंट की व्यवस्था इस सेंटर से हमारे यहाँ के राजस्थान के जो युवा हैं उनको मिल पाएगी। तो ट्रेनिंग गतिविधियों के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी ये ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है। तो ये है एक बहुत और महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य सरकार ने डूंगरपुर का जो बेणेश्वर धाम है उसके विकास के लिए एक विकास बोर्ड बनाया था और अभी हाल ही में इसमें
सदस्यों का मनोनयन किया गया है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। टोटल 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए गए, जिनमें से 6 सदस्य हमारे राजस्थान से हैं और 3-3 सदस्य अपने गुजरात और मध्य प्रदेश से। क्यों? क्योंकि बेणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 हमारे सीमावर्ती जिले हैं। तो यहाँ पर ये जो सीमा है गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है और इस क्षेत्र में जो आदिवासी हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम के रूप में है। संत मावजी जो हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी 300 साल पहले माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर, और इसीलिए बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को हमेशा मेला भी लगता है। आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पर जाकर के काफ़ी घोषणाएं की थी। तो उसी क्रम में 6 सदस्य राजस्थान से और 3-3 सदस्य यहाँ से मनोनीत किए ताकि इसके विकास के लिए काम किए जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ा। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकार के स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों अब हमारा जो जीडीपी है उसका 1.35% जो है वो खर्च किया जा रहा है किस पर? स्वास्थ्य क्षेत्र पर। पहले ये 1.13% था, तो 1.13 से बढ़ाकर हमने अपना बजट का जो हिस्सा है वो 1.35 कर दिया। हालांकि बाकी देशों की तुलना में ये अभी भी कम है। चीन जैसे देशों में 3 से लेकर 4% तक खर्चा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर किया जाता है। अब देश की आबादी और संसाधनों को देखते हुए प्रयास तो किए जा रहे हैं बढ़ाने के, लेकिन अब आप जानते हैं कि समय लगता है हर चीज़ में, और सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने ये रिपोर्ट जारी की थी। भारतीय राष्ट्रीय लेखा अनुमानों को इन्होंने जारी किया और बताया कि जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, खासकर मेडिकल फील्ड में जितने भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह के क्षेत्र इसमें माने जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो इन सभी पर ये खर्च हो रहा है। और अगर बात करें सरकार के व्यय की, कुल स्वास्थ्य व्यय मतलब निजी प्लस सरकारी दोनों व्यय जो है उसमें जो सरकार का हिस्सा है वो पहले 29% हुआ करता था और 71% हिस्सा किसका था? निजी क्षेत्र का। लेकिन अब बढ़कर के लगभग 41% हिस्सा किसका हो गया है? सरकारी खर्च का। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, इससे ये हमें पता चलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक खर्च भी बढ़ा है, क्योंकि 2017 से जो हमारी नीति है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एक जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि हम जो पैसा खर्च करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनमें से ज़्यादा पैसा जो है ना प्राथमिक क्षेत्र पर खर्च होना चाहिए, ठीक है। उस पर काम होगा तभी जा करके और जो है कुछ बेहतर रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर आ पाएंगे। तो जन स्वास्थ्य का 2/3 खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली पर होना चाहिए, उसी के अनुरूप ये काम किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट पर देश के पहले एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे का निर्माण किया जा रहा है? अब ये क्या चीज़ है? तो दरअसल अभी वर्तमान में क्या है कि दोस्तों जो दिल्ली एयरपोर्ट है उस पर ये बन रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही व्यस्ततम एयरपोर्ट है भारत का और बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है। अब वहाँ पर क्या होता है कि रनवे पर आकर के उड़ान भरने के लिए जो हमारे प्लेन से उनको एक बहुत लंबा चक्कर लगा करके पूरे एयरपोर्ट का और फिर उसके बाद में आना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि अब उसको निजात देने के लिए 2 एयरपोर्ट के जो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर से होकर के और एक टैक्सी वे बनाया जा रहा है, जहाँ से प्लेन्स क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे आराम से और फिर उसके बाद में वे उड़ान भर पाएंगे। इनके नीचे से जो है ना वाहन गुजरते रहेंगे और इसको बोला जाता है टैक्सी वे। तो ये इस तरह का एक टैक्सी वे बनाने का काम किया जा रहा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे इसको नाम दिया गया है। 2.1 किलोमीटर लंबा टैक्सी वे बनेगा और काफ़ी चौड़ा होगा, ठीक है। लगभग 41 मीटर चौड़ाई के अंदर इसको बनाया जाएगा और इसके बनने से क्या होगा, विमानों का जो सर्कुलेशन पाथ है वो छोटा हो जाएगा। पहले वो 9 किलोमीटर चल रहे थे, अब 9 किलोमीटर एक विमान के चलने से जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, उसमें यहाँ पर कमी हमारे होने वाली है। क्योंकि टेक ऑफ करने के लिए जो रनवे है 29/11 वहाँ पर आने के लिए पहले वो 9 किलोमीटर जाता था और अब वो उसको इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 55,000 टन CO2 का उत्सर्जन जो है वो कम यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में बात करें तो हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को जो है एक देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया और वो है बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव किया गया है। दरअसल वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल हामिद, उनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो गया है। वे सबसे लंबे समय तक बने रहे राष्ट्रपति भी थे, लेकिन उनके स्थान पर अब नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। उन्हें अवामी लीग पार्टी के समर्थन से जो है खड़ा किया गया था और उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। तो इस तरह से वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने 1966 के 6 सूत्रीय आंदोलन, 1969 के जन आंदोलन और 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था।
जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बर्बर हत्या हुई तो उसके विरोध में उन्हें 3 साल की कैद भी हुई थी। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। गन कैरिज फैक्ट्री का काम है हमारी सेना के लिए तोपों का निर्माण करना। जबलपुर में ये स्थित है और इसने हाल ही में एक स्वदेशी तोप धनुष 52 विकसित की है। दरअसल पिछली हमारी जो बोफोर्स तोप है उसी को डेवलप करके, पहले वाली बोफोर्स आपकी 38 से 40 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य साधती थी, लेकिन अब उसको डेवलप कर दिया और उसको 155 mm 52 कैलिबर तोप के रूप में इन्होंने विकसित किया है। तो अब इसकी मारक क्षमता बढ़ गई है और ये अब 55 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना 52 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना मार सकती है। इस धनुष को इसीलिए नाम दिया गया धनुष 52। 98% स्वदेशी और पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड इस तोप से हमारी सेना को और अधिक मजबूती मिलने वाली है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहे होंगे। यदि आप कुछ और भी मैटर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।